हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, डीपीएसपी। यह पार्ट 4 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 36 से 51 तक पाया जाता है। इसको संविधान में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो इसे आत्मा कहा जाता है संविधान की। विशेषताओं की बात करें जाए तो यह राज्यों की नीतियां एवं कानूनों को प्रभावी बनाने के उपाय बताती है। यह राज्य की मदद करती है, विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य की सिफारिशें करती है। आर्टिकल 36 के तहत इसमें राज्य शब्द इंक्लूड किया गया है। तो राज्य शब्द वही शब्द है जिसका अर्थ भाग 3 के मूल अधिकारों में दिया गया है। तो राज्य का अर्थ सेम रहेगा जो कि भाग 3 में दिया गया है। यह राज्यों को निर्देशिक तत्व है, तो राज्य को ये निर्देश देता है काम करने के। आधुनिक तथा लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीति विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी ये जो मॉडर्न जो आपका लोकतांत्रिक राज्य है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीति विषयों में महत्वपूर्ण है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, जैसे संविधान की प्रस्तावना में है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है और ना कि पुलिस राज्य। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स जो है आपके न्यायोचित हैं, उनका जब हनन होता है तो आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के केस में आपको नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं आर्टिकल 36 की। तो आर्टिकल 36 तो आपका कहता है राज्य के बारे में, जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। आर्टिकल 37 किस बारे में कहता है? तो आर्टिकल 37 कहता है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो वो कहता है कि निदेशक तत्व जो हैं आपके आर्टिकल 37 वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निदेशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है शासन चलाने के लिए देश में और विधि बनाने के लिए। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है आर्टिकल 37 में। अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो 3 भागों में हम इनको बांट सकते हैं, जिससे हमें आसानी से ये याद हो जाए। तो पहला हो जाएगा समाजवादी, दूसरा हो जाएगा गांधीवादी और तीसरा हो जाएगा उदार वैदिक सिद्धांत। समाजवादी श्रेणी में हम क्या करेंगे? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ये हमारे समाजवादी से आप क्या समझते हैं? समाजवादी जो कि समाज और आर्थिक आपको दोनों तरफ से आपको न्याय प्रदान करे, वो समाजवादी होगा। गांधीवादी सिद्धांत जो कि गांधी जी के मार्ग पे प्रशस्त हो। उदार वैदिक सिद्धांत जो कि मॉडर्न जो आपका ज़रूरतें हैं उसके लिए हो। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे इसी चीज़ से। तो ये है आपका आर्टिकल्स जो कि हम आज कवर करने वाले हैं, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है समाजवादी। अब समाजवादी से आप क्या समझते हैं? समाजवादी श्रेणी क्या होता है? ये लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब कि लोगों की राज्य जो चलाने के लिए ज़रूरतें होती हैं, जो लोगों के लिए कल्याणकारी काम होते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करता है यह श्रेणी। यह राज्य को निर्देश देता है कि लोक कल्याण करने के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो लोक कल्याण करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक न्याय प्रदान करें और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को पूरा करे। पहली बात तो आपकी इनकम जो होनी चाहिए उसको सुलझाए।
प्रतिष्ठा, जो आपकी रिस्पेक्ट है, समाज में रहने के लिए आपको प्रतिष्ठा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाए रखे, बनाए रखे, सुविधाएं दे आपको, और अवसर दे। तो जब भी हम बात करते हैं समाजवादी श्रेणी की, तो समाजवादी से ही हम समझ सकते हैं कि वो समाज के लिए कार्य करने के आर्टिकल्स हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे समाज के लिए हैं। तो जो ये आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं, अवसरों की असमानता है और उसको पूरा करने की बात कही गई है, ये हमारा आर्टिकल 38 है। तो आर्टिकल 38 कहता है हमारा आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं, अवसरों की असमानता पूरी करना। फिर आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है? वो कहता है सुरक्षित करना। अब सुरक्षित करना किस चीज़ को? पहला है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। तो जितने भी नागरिक हैं उनको जीविका मतलब उनके पैसों का अधिकार, उनको रहने का अधिकार, तो उनके जो जीवन चलाने के लिए जो ज़रूरती सामान होते हैं उनको दे सकें। तो पहला पार्ट ये कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। दूसरा पॉइंट कहता है सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण। जो आपकी जियोग्राफिकल जो आपके पास फायदे हैं, जैसे भौतिक साधनों का समान उपयोग, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, किसी में गोल्ड पाया जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, किसी में आपको एक इंडस्ट्रियल हब होता है। तो हर एक जो एरियाज़ हैं उन पे जो साधन हैं उसका समान जो होगा उपयोग होगा, चाहे वो उस राज्य में रहता हो या नहीं रहता हो। तो ये बोलता है ख पार्ट, जो कि बी पार्ट। फिर ग, धन और उत्पादन को सिर्फ एक ही हाथों में जाने से रोकना। तो जो एक हाथ है, धन सिर्फ उसी के पास ना पहुँचे। समाज में धन का समान वितरण हो। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। और स्वास्थ्य और ताकत मजदूरों को तथा बच्चों को जबरदस्ती कार्य कराने से रोकना। तो बच्चों और मजदूरों का स्वास्थ्य, तथा जबरदस्ती काम से रोक। तो ये कहता है आपका जो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये है आर्टिकल 39। तो 38 तो कहता है लोगों की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सुविधाएं हैं, पैसे हैं, उनको अवसरों की असमानता ना हो, समान अवसर मिले। और आर्टिकल 39 कहता है सुरक्षित करना, नागरिकों को जीविका प्रदान करना, भौतिक संसाधनों का समान उपयोग, एक हाथ में धन ना जाए, उसी के लिए धन का समान वितरण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन जो कि पुरुष व स्त्री में हो, बच्चों और मजदूरों को स्वास्थ्य तथा जबरदस्ती काम करने से रोकना। तो ये सारे क्या हैं? समाज के लिए काम है। तो समाजवादी इसीलिए इसको कहा जाता है समाजवादी श्रेणी। फिर बात करते हैं आर्टिकल 39A क्या कहता है। तो समान न्याय देना और फ्री कानूनी सहायता प्रदान करना बच्चों को। तो एक तो समान न्याय देना,
मतलब अमीर को अमीर वाला न्याय नहीं देना और गरीब को गरीब वाला न्याय नहीं देना, सबको समान न्याय देना है। अगर किसी ने गलती घिनौनी की है तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसको समान न्याय दिया जाएगा। और कानूनी सहायता फ्री होगी गरीब लोगों के लिए। अमीर तो वकील ढूंढ सकता है, बहुत अमीर अमीर वकील ढूंढ सकता है, लेकिन गरीब इंसान के लिए फ्री कानूनी सहायता प्रदान करना, ये कहता है 39A। तो ये भी क्या है, सामाजिक है, समाज के लिए कार्य करने की बात कही गई है। फिर नौकरी पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, बीमारी पाने का अधिकार को संरक्षित करना। नौकरी पाना, बुढ़ापा, बीमारी, लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करना। तो ये क्या है, आर्टिकल 41 बोलता है। मतलब कि अगर आप गरीब हैं, बीमार हैं या बूढ़े हैं, लोग की सहायता चाहिए आपको, नौकरी पाने का अधिकार, तो ये जो सब है ना, इसको जो संरक्षित करता है, इसके बारे में जो बताता है वो आर्टिकल 41 है। तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 इस बारे में बात करता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 42 की। वो क्या कहता है, काम को न्याय संगत बनाना और सहायता देना गर्भावस्था में। तो न्याय संगत बनाना क्या होता है, न्याय संगत बनाना होता है कि बहुत ही बुरे इन्वायरमेंट में, बुरे जगह पर आपको काम करने की इजाज़त ना दी जाए और बहुत ज़्यादा परेशान करके आपको काम ना दिया जाए। न्याय संगत होना चाहिए। तो न्याय आसान होना चाहिए, मतलब जो काम को कर सकें वो होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या होता है, काम को न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत काम मिलना चाहिए, तथा सहायता देनी चाहिए गर्भावस्था में। तो जो गर्भवती महिला कर्मचारी होती हैं, उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो आर्टिकल 42 ये बोलता है। फिर कर्मचारी के लिए जीवन जीने योग्य मजदूरी और एक समान जीवन व्यतीत करना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर मिलना। तो ये आर्टिकल 43 कहता है। अब आर्टिकल 43 क्या कहता है, जो आपके कर्मचारी हैं एक सामान्य जीवन जी सकें, तथा सामाजिक व आर्थिक सांस्कृतिक अवसर मिले। तो ये अवसर मिलने चाहिए, आर्टिकल 43 कहता है। और आर्टिकल 43A क्या बोलता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेने के कदम उठाना। तो भाग लेने के बारे में बोलता है, कर्मचारियों के भाग लेना उद्योगों में, आर्टिकल 43A। तो आप देख पा रहे हैं कि ये समाज के लिए ही, सिर्फ समाज ही इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप याद कर सकते हैं कि समान न्याय देना, फ्री कानून सहायता प्रदान करना, ये सामाजिक है। एक सामाजिक प्राणी को फ्री न्याय चाहिए, उनको समान न्याय चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, नौकरी चाहिए, बुढ़ापा बीमारी से मुक्ति चाहिए, लोक सहायता चाहिए, न्याय संगत काम चाहिए, गर्भवती महिला को आपको छूट चाहिए, कर्मचारी को एक सामान्य जीवन जी सके इतना पैसा चाहिए, सामाजिक व आर्थिक सांस्कृतिक अवसर मिले वो चाहिए, उद्योगों में उसको भाग लेने का मौका मिले, मतलब कि उद्योगों में काम करने का मौका मिले, वो कहता है 43A। तो अभी तक आप सामाजिक ही पढ़ रहे हैं कि समाज
क्या उपेक्षा करता है, क्या अपेक्षा करता है अपने सरकार से, तो इस बारे में बात हो रही है। और जो लास्ट है सामाजिक है वो है पोषाहार स्तर। पोषाहार स्तर मतलब पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। तो पोषण स्तर मतलब खाने पीने की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो। जीवन स्तर मतलब रहने का जो स्तर है वो अच्छा हो। और स्वास्थ्य में सुधार। तो ये जो है 47A कहता है, 47 आर्टिकल। तो क्या कहता है वो कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य का जो स्तर है वो ऊंचा रहे। तो आर्टिकल 47 इस बारे में बात करता है। तो ये तो हो गया सामाजिक, ये सारा समाज के लिए था, मतलब कि समाज आपसे क्या उम्मीदें रखता है और आप समाज को क्या क्या दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। अब बात करते हैं गांधीवादी। तो गांधीवादी क्या बोलता है। अब गांधीवादी जो आपको याद होना चाहिए, तो गांधी जी हमेशा ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र, जो आपके सहकारी समितियां होती हैं, समितियां बनाते हैं लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब लोग, स्वास्थ्य जैसे नशीली दवाएं ये सो, और गाय बछड़े, इन चीज़ों के बारे में गांधी जी बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। तो इसी के ऊपर गांधीवादी जो सिद्धांत हैं वो रखे गए हैं। तो देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि गांधीवादी सिद्धांत में आपको सामाजिक सिद्धांत बहुत कम दिखेगा, लोगों के न्याय, लोगों के लिए ऐसा वैसा आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको जो दिखेगा वो दिखेगा ग्राम पंचायत, ग्रामीण, सहकारी समितियाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वास्थ्य, गाय बछड़ा, दुधारू पशुओं के लिए बलि से रोग, नस्लों के सुधार, ऐसा वैसा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, वो बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। सबसे पहले तो आपके जो गांव में है ग्राम पंचायत होना चाहिए। उसके बाद उसके आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाए। उसके बाद वो सरकार की तरह काम करे अपने गांव में, तो स्व सरकार हो, ऐसा आर्टिकल 40 कहता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43 की। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योग होते हैं जो मतलब कॉटेज इंडस्ट्री जो होती हैं आपकी, चाहे इंसान अकेले कर रहा हो कुटीर उद्योग या फिर किसी के साथ मिलकर कर रहा हो, तो उनको क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 43। उसके बाद आता है आर्टिकल 43B, अनुच्छेद 43B। ये क्या कहता है, सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव आपकी सोसाइटी होती है, सहकारी समितियां होती क्या कि आप लोग बैठ के एक समिति बना लेते हैं कुछ लोग मिलके, तो उसको सहकारी समितियां कहती हैं। तो सहकारी समितियां बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सरकार को क्या मदद करनी पड़ेगी कि वो अपनी इच्छा से उसका गठन कर सकें। तो स्वैच्छिक गठन तथा स्वयं संचालन, वो खुद ही संचालन कर सकें, तथा प्रबंधन का बढ़ावा देना, तो वो उसको चला सकें, उसके लिए उनको बढ़ावा देना। तो ये कहता है आर्टिकल 43B। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 क्या बोलता है। आर्टिकल 46 बोलता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन,
को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। तो ये क्या कहता है कि जो आपका जो कमज़ोर वर्ग है उसको शिक्षा दी जाए, तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उसको शिक्षा दी जाए, सामाजिक अन्याय से बचाया जाए तथा उसके आर्थिक हितों मतलब उसकी इकोनॉमी को प्रोत्साहन किया जाए। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 इस बारे में बात करता है। तो अब आप देख पा रहे हैं, तो गांधी जी के जो परंपराएं थी, जैसे कि ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र, लोगों की सहकारी जो समितियां हो, अनुसूचित जाति जनजाति, ये हमने पढ़ चुके हैं कि गांधी सिद्धांत कहलाते हैं। फिर आर्टिकल 47 ये क्या बोलता है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बोलता है कि नशीली दवाएं तथा मदिरा, दारू, ड्रग्स, इन चीज़ों का उपयोग ना हो। तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध जो है वो कहता है आपका आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाएं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोगों पर प्रतिबंध। मतलब कि आप औषध, जो आप मेडिसिन बनाते हैं वो कर सकते हैं आप दवाइयों का यूज़, लेकिन उसके अलावा जो लोग उसका गलत यूज़ करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह आर्टिकल 47 कहता है। और आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू जो पशु होते हैं उनकी बलि पर रोक। उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन। तो ये आर्टिकल 48 कहता है। तो आपने देख लिया कि गांधीवादी जो सिद्धांत है हमारे सामाजिक सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। जो समाज के लिए, उद्योगों के लिए, कर्मचारियों के भविष्य के लिए, गर्भावस्था में लोगों के लिए जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं, गांधीवादी सिद्धांत में क्या है? ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र, सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति जनजाति की स्वास्थ्य, कमज़ोर वर्गों का हित, स्वास्थ्य, नशीली दवाएं, मदिरा, ड्रग पर प्रतिबंध, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशु पर बलि पर रोक। तो ये है गांधीवादी सिद्धांत। अब देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब उदार बौद्धिक सिद्धांत किस चीज़ के लिए? उदार बौद्धिक सिद्धांत है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के एक समान जो अच्छे रूल्स हैं वो प्रदान किए जाएं। ये क्यों आया था उदार बौद्धिक आपका सिद्धांत? तो उदार बौद्धिक सिद्धांत आया था मॉडर्नाइजेशन के लिए, आपकी मॉडर्न जो आपकी सोसाइटी है उसके लिए आया था, जो आपके भविष्य के लिए आया था। तो सबसे पहले तो आता है इसमें आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। तो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान रूल्स होने चाहिए। तो नागरिक पूरे देश में जहां भी जाए उसे एक समान रूल्स मिले। मतलब कि आप अगर झारखंड में जाओ तो आपको अलग रूल नहीं होने चाहिए, और हरियाणा में जाओ तो अलग रूल नहीं होने चाहिए। पूरे देश भर में एक ही रूल्स मिलने चाहिए। दूसरा, सभी बच्चों को जो कि 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 45 क्या कहता है? सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो निःशुल्क
शिक्षा प्रदान करना। तो आप देख सकते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, तो दिमाग से रिलेटेड ये सिद्धांत हैं, जैसे कि पूरे देश में एक समान रूल्स मिले, निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, उसके बाद कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करना। तो आर्टिकल 48 कहता है, तो आप जो एग्रीकल्चर करते हैं और जो पशुपालन करते हैं, तो जैसे डेयरी करते हैं आप, तो हाथों से दूध निकालने से बजाय आप एक मॉडर्न टेक्निक सक्शन का यूज़ करना, जिससे दूध और अच्छे क्वालिटी में निकल जाता है और जानवरों को परेशानी नहीं होती। या फिर आप कृषि करते हैं तो आप हाथों से, जो हलों से जो आप जुताई करते हैं, उसके बदले में आप ट्रैक्टर और अच्छे उपकरणों का यूज़ करें। तो आर्टिकल 48 इस चीज़ को बढ़ावा देता है। फिर पर्यावरण का संरक्षण, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A कहता है कि आपको पर्यावरण की संरक्षण तथा उसको अच्छा उपजाऊ बनाना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आर्टिकल 48A कहता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49। अब ये क्या कहता है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, राष्ट्रीय धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, कल्चरल साइट्स हैं, कलात्मक साइट्स हैं, स्मारक हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गई, इन सब का संरक्षण करना। तो आर्टिकल 49 कहता है ये। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है कि मॉन्यूमेंट्स या जो कल्चरल साइट्स हैं, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु हैं, इनका संरक्षण करने की बात कहता है आर्टिकल 49। अब बात करते हैं आर्टिकल 50 की। अब 2 आर्टिकल बच चुके हैं बस। तो आर्टिकल 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको जुडिशरी बॉडी से अलग करने की बात करता है। मतलब जो कार्य करते हैं, जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे सरकार के ऑफिसेज होते हैं, कार्यपालिका को न्यायपालिका क्या हो गया, जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जस्टिस देते हैं, उनसे अलग करना। तो इनको भिन्न करने का जो बात है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 ये बोलता है। अब अनुच्छेद 51 क्या बोलता है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 51 कहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा मध्यस्थता के बारे में आर्टिकल 51 बोलता है। अब हम बात करते हैं जो नए निदेशक तत्व आए थे। तो नए निदेशक तत्व कौन से थे,
तो नए निदेशक तत्व थे जिनको कि संविधान में संशोधन करके लाए गए थे, जैसे कि 42 संविधान संशोधन से कौन कौन से निदेशक तत्व आए थे। तो 4 जोड़े गए थे, 4 निदेशक तत्व आए थे। वो कौन कौन से आर्टिकल थे? तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 39 वही बोलता है जो सुरक्षित करना, सभी नागरिकों को जीविका का साधन प्राप्त करना, सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन को सिर्फ एक ही हाथों से रोकना। तो ये तो था आर्टिकल 39। आर्टिकल 39A क्या था? आर्टिकल 39A था समान न्याय देना और फ्री कानूनी सहायता प्रदान करना गरीब लोगों को। तो आर्टिकल 43A क्या था? आर्टिकल 43A था उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने से कदम उठाना। और लास्ट में आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A क्या था? ये था उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो उसमें क्या कहता था? ये पर्यावरण का संरक्षण के बारे में बात करता था। तो ये तो था 42वें संविधान संशोधन में इनको अमेंड करके ये नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब जोड़े गए थे? तो 1976 में जोड़े गए थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए लाए हुए। और अगला जो है 44वें संशोधन। 44वें संशोधन में एक ही जोड़ा गया था जो 1978 में जोड़ा गया था, और वो था आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 वो क्या कहता है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को पूरा करना है। तो आर्टिकल 38 ये बोलता है, जो कि एक समाजवादी श्रेणी का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लास्ट, ये है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार और निदेशक तत्व। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है कि मूल अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, और डीपीएसपी आपके सकारात्मक होते हैं। अब नकारात्मक और सकारात्मक कैसे होते हैं? नकारात्मक जैसे कि ये राज्य के कुछ मसलों में कार्य करने से रोकता है, राज्य को जो कार्य होते हैं उनको रोकता है। अगर वो क्या करते हैं, जो आम आदमी के मूल अधिकार हैं उनका हनन करता है, तो ये रोकता है, इसीलिए से नकारात्मक कहा गया है, क्योंकि ये रोकता है सरकार को। सकारात्मक डीपीएसपी को क्यों किया गया है? क्योंकि राज्य को कुछ मसलों में कार्य करने के लिए इनकी आवश्यकता प्राप्त होती है, तो ये मदद करता है राज्य को कि वो राज्य अच्छे से चला सकें, संचालित कर सकें, तो ये इसीलिए सकारात्मक है राज्य के। अब ये न्यायोचित है, मतलब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें आपको न्याय मिलेगा, लेकिन ये गैर न्यायोचित है। ये गैर न्यायोचित है, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। गैर न्यायोचित हैं, कानून द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है।
इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है देश में सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था ठीक करना। तो सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था ठीक करना। फिर आता है ये कानूनी रूप से मान्य है। कानूनी रूप से मान्य कैसे हैं? क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं, तो ये कानूनी रूप से मान्य है। लेकिन ये सिर्फ नैतिक हैं, ह्यूमनली हैं, कि आपको इंसानियत के रूप में इसको नैतिक एक जिम्मेदारी माननी चाहिए डीपीएसपी को, एवं राजनीतिक रूप से हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके व्यक्तिगत होते हैं, मतलब कि किसी भी सिंगल इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कल्चरल एजुकेशन। तो ये चीज़ें होती हैं एक फंडामेंटल राइट, व्यक्तिगत होती हैं, मतलब हर एक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये समुदाय के लिए काम करता है। जैसे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, इनके लिए काम करता है। तो समुदाय के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। तो गाइज ये थे डिफरेंस, जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो है मेन पॉइंट्स हैं, मेन डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं लाइव आ सकूँ आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।